नमस्कार बच्चों। वादे के हिसाब से अब आज डॉक्टर डबास की कहानी। डॉक्टर रामकरण डबास हमारे हिंदी के प्राध्यापक, अध्यापकों के अध्यापक कहूँ तो ज़्यादा सही होगा। डॉक्टर डबास का नाम सिर्फ मैं ही आदर्श अध्यापक के रूप में नहीं लेती। पता नहीं मेरे जैसे कितने अध्यापक होंगे जो ऐसा ही मानते हैं। सर से सीखने वालों में न जाने कितने अध्यापक होंगे जो हम जैसे 50 की सीढ़ी पार कर गए होंगे, हमसे बड़े जो शायद अध्यापन कार्य पूरा कर चुके होंगे, और वो भी जो नए इस अध्यापन क्षेत्र में अभी पहुँचे हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि डॉक्टर डबास एक आदर्श अध्यापक हैं, तो आपके मस्तिष्क में आदर्श अध्यापक की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? एक ऐसा अध्यापक जिसकी अध्यापन कला अच्छी हो, भाषा परिष्कृत हो, विषय ज्ञान बहुत ठोस हो, छात्रों को समझने का कौशल, देखने में अध्यापक बहुत ही आकर्षक हो, उसके पहनने का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए, और ना जाने क्या क्या। हमें अध्यापक में बहुत सारे गुण चाहिए, क्योंकि अध्यापक के अवगुण बताना, अध्यापन में गलतियां बताना शायद सबसे सरल कार्य है जो अक्सर आजकल किया जाता है। अब आपके इन्हीं आधारों पर अपने आदर्श अध्यापक डॉक्टर डबास की सभी विशेषताओं की चर्चा करूंगी। जहाँ तक मैं समझती हूँ, आज सर तकरीबन 75 साल के आसपास होंगे। इसके बावजूद पैंडेमिक में वह अध्यापकों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, जिससे वह छात्रों को सरलता से पढ़ा सकें तथा छात्रों में भाषा के लिए प्यार और परिष्कृत भाषा का विकास कर सकें। आप समझ सकते हैं ना, जो अध्यापक इस आयु में भी सिखाने का यह जज्बा रखता है, उन्होंने हमें कितने प्यार से पढ़ाया होगा। मुझे आज भी याद है कि अगर हमसे किसी गलत शब्द का प्रयोग हो जाता था या उच्चारण गलत होता, तो वह यह नहीं कहते थे कि तुम गलत बोल रहे हो। वह हंसते हुए कहते, अरे यह क्या कर दिया, तुमने तो भाषा का विकास करने के बदले विकार कर दिया। सर के रूप में मैंने ऐसे अध्यापक को देखा जिसे ना शोर से गुस्सा आता था, ना क्रोध से बोलने पर ही क्रोध आता था। हाँ, उन्हें सबके क्रोध को ठंडा करना जरूर आता था। पूरे संस्थान में डॉक्टर डबास का कमरा एक ऐसा कमरा था जहाँ कोई भी किसी से भी लड़ने के बाद वहाँ जाकर अपने गुस्से को ठंडा कर सकता था, फिर चाहे वह कोई शिष्य हो या अध्यापक। सर का कमरा सिर्फ गुस्से को ठंडा करने का ही ठिकाना नहीं था, बल्कि कठिनाइयों को हल करने का भी ठिकाना था। क्योंकि पूरे 1 वर्ष बाद हमें पता लगा कि हमारे बैच में एक छात्रा डिप्रेशन का शिकार थी। इसलिए वह छात्रा और उसके मित्र अक्सर सर के पास बैठे मिलते थे, क्योंकि उसको काउंसलिंग की आवश्यकता होती थी और उसकी मित्र उसे डॉक्टर डबास के कमरे में ले जाती थी, क्योंकि जो बातें वह छात्रा किसी और से नहीं कर सकती थी, उसे वह डॉक्टर डबास से कह पाती थी। और हम में से किसी को नहीं पता था कि उसका इलाज भी उसी दौरान शुरू हो चुका था। ऐसे हैं हमारे डॉक्टर डबास। मैं डॉक्टर डबास को एक आदर्श अध्यापक के रूप में देखती हूँ, जबकि हमारा गुरु शिष्य का साथ बहुत लंबा नहीं था, क्योंकि सर ने हमें केवल 1 ही वर्ष पढ़ाया था। लेकिन जब भी संस्थान में आते तो हम उनसे मिल लिया करते थे। लेकिन संस्थान में भी हमारा प्रशिक्षण काल केवल 2 वर्ष का ही था।
इसलिए मिल पाने का सुअवसर भी एक तरह से चला ही गया। लेकिन इस दौरान सर ने हमें सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि पढ़ने और पढ़ाने दोनों में सक्षम करने का प्रयास किया। हालांकि हम इतने सुपात्र तो नहीं थे कि उनके जैसे ज्ञान के सागर को स्वयं में समेट पाते, किंतु आज जो भी गुण होंगे वो शायद उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि जिन्हें हम अपना आदर्श समझते हैं उन्हीं की भांति बनने का प्रयास भी करते हैं। डॉक्टर डबाज ने हमें एक बार कहा था कि अगर तुम्हें एक अच्छा अध्यापक बनना है तो तुम्हें पूरी डायरी शेरो शायरी की याद होनी चाहिए और तुम्हारे पास हर समय बच्चों को विषय समझाने के लिए उससे संबंधित कहानियां भी होनी चाहिए। और यह सिर्फ कहने की ही बात नहीं थी, वह स्वयं कक्षा हमेशा एक शेर से आरंभ किया करते थे। डॉक्टर डबास सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में भी पारंगत हैं। डॉक्टर डबास अपनी हर एक बात अलग ही अंदाज में कहते थे। ऐसा एक किस्सा मेरे साथ भी हुआ था जिसे मैं आपको बता रही हूँ। जब हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं सर ने कक्षा में ही दीं तो साथ में यह कहा कि शिष्यों, ये क्या किया था। मैं उत्तर पुस्तिकाओं के सागर में बैठता चला गया कि शायद मुझे उत्तर रूपी मोती प्राप्त होंगे, लेकिन सागर की सतह तक जाने पर भी सब कुछ प्राप्त हो रहा था, लेकिन जो मोती मुझे चाहिए थे वह नहीं मिले। केवल कुछ ही उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी थीं जिनकी सतह पर मुझे मोती मिल गए और मैं उन्हें अंक दे सका। इतने अच्छे ढंग से या इतने शब्दों में शायद ही किसी अध्यापक ने छात्रों को समझाया होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं में बेकार की चीज़ें नहीं लिखते। उस दिन मुझे अपनी उत्तर पुस्तिका में सर्वाधिक अंक मिले थे और प्रशंसा के वो शब्द मुझे ना कभी भूले और वह शब्द इतने प्यारे हैं कि मुझे लगता है जैसे कल की ही बात हो। सर हमेशा कहते थे कि हमें हमेशा अपने छात्रों को जानना बहुत आवश्यक है। यह सिर्फ उनने केवल कहा ही नहीं बल्कि उनका अध्यापक जीवन ऐसा ही रहा। सर आज भी हमें यानी हमारे सारे बैच को नाम से जानते हैं, हर एक को उसके हुनर से पहचानते हैं। अध्यापन काल से अवकाश प्राप्ति के पश्चात ना जाने सर ने कितनी पुस्तकें लिखी, ना जाने कितनी बार पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता की। सर न केवल एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं बल्कि एक सुंदर हृदय के भी धनी हैं। मैं नहीं जानती कि आजकल के बच्चे या अभिभावक उनके अध्यापकों को गलत साबित करने में क्यों मसरूफ़ होते हैं। वे कैसे भूल जाते हैं कि अध्यापक अपनी मानवीय और मानसिक क्षमताओं से परे जाकर अपने छात्रों को विषय और जीवन दोनों का ज्ञान देते हैं। डबास सर उन अध्यापकों में से हैं जो किसी के भी आदर्श हो सकते हैं। मेरे भी आदर्श अध्यापक डॉक्टर डबास ही हैं। मुझे गर्व है कि पढ़ाते समय मैं उन्हीं की तरह कहानियों का प्रयोग कर पाती हूँ, पर जो दोहों और शेरो शायरी की डायरी बनाने को उन्होंने कहा था वो तो मेरी आज तक पूरी नहीं हुई, और जो कुछ लिखा भी था वो समय पर याद आता ही नहीं। मैं जानती हूँ जितनी श्रद्धा हमारी उनके प्रति है वैसा ही स्नेह सर का हमारे सारे बैच के साथ अब तक है। आज भी जब कभी मैं सर से फ़ोन पर बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे एक पाठ तो आज फिर पढ़ लिया। अपने इस सौभाग्य को एक बार फिर आपके साथ ज़रूर बांटूंगी जब अगली बार उन्हीं की सुनाई हुई कहानी
बुढ़िया का पत्र आपको सुनाऊंगी। डॉक्टर डबास जैसे कई और भी अध्यापक होंगे जिनका मुझसे संपर्क नहीं हो पाया। उन सभी को मेरा सादर नमन। कबीर जी ने सही कहा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी बन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। धन्यवाद।